के चुनावी दंगल का राउंड 2 जारी है और गुजरात की 93 सीटों के लिए पिछले 2 घंटे से वोटिंग हो रही है। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी वोट डाला और वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री अपने बड़े भाई से सोम भाई मोदी से मिलने उनके घर तक पहुंचे। पैदल निकले, वो पैदल ही गए और अहमदाबाद के निशान स्कूल के बूथ नंबर 177 पर वोट डाला प्रधानमंत्री मोदी ने। वोट डालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बूथ के अंदर आम आदमी की तरह लाइन में लगे। वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री ने पब्लिक को वोट डालने का निशान भी दिखाया ताकि वो भी घर से बाहर निकले, वोटिंग करें। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग पोलिंग बूथ के आसपास मौजूद थे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं 4, जो बताती हैं कि किस तरह से देश का प्रधानमंत्री अपने सबसे बड़ी जिम्मेदारी वोट डालने की जिम्मेदारी निभाने के लिए कई सौ मीटर जाता है। इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद जाकर वोट डालते हैं, लोगों से ये अपील करते हैं कि आप भी वोट डालिए। और ये जो तस्वीरें हैं, ये संदेश हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति को, एक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए वोट डालने की। कितना भी व्यस्त रहे फिर भी वक्त निकालिए, वोट डालिए, क्योंकि घर से बाहर निकलेंगे तो कुछ ही कदम पर आजकल सारे पोलिंग बूथ होते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो ऐसे में ये तस्वीर बताती है कि आप बिजी कितने भी हो लेकिन वोट डालना ना भूलें। प्रधानमंत्री मोदी ने वोट डालने के बाद अपने भाई से मुलाकात की और उसके बाद फिर वापस लौटे तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा वो भी आपको हम बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जिस बूथ पर वोट डालने पहुंचे थे वहां उनको देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। पब्लिक में नारे लग रहे थे, गुजरात का शेर आया, शेर आया। तो अब यह तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से एक आम नागरिक की तरह लाइन में लगते हैं और वोट डालते हैं। वहां पर जो महिलाएं खड़ी थी उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने कहा कि आप आगे जा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, मैं आप लोगों के साथ ही, आपके जैसा नंबर आएगा वैसे मैं वोटिंग करूंगा। और उस वक्त देखिए वहां पर जो लोग मौजूद थे सभी ने प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया। उनके लिए भी एक मौका था, तमाम लोग जो वहां मौजूद थे कि उतने करीब से प्रधानमंत्री को देख रहे हैं देश के। और उसके बाद जब वो अंदर भी गए तब भी उन्होंने प्रोटोकॉल का फॉलो किया कि वो अपने लाइन, अपने बारी का इंतजार किए, पहले वो नहीं गए। प्रधानमंत्री मोदी ने वोट डालने के बाद मीडिया से बात की। पीएम ने कहा कि गुजरात की जनता ने लोकतंत्र के पर्व को बहुत उत्साह के साथ मनाया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और दिल्ली का भी जिक्र किया, आपको सुनाते हैं। देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है। और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। હું ગુજરાતના મતદારોનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એમણે આ લોકતંત્રના ઉત્સવને આન બાન શાન સાથે ઉજવ્યો। ખૂબ ઉત્તમ પ્રકારે ચર્ચાઓ કરી। ગુજરાતની જનતામાં નિર્ક્ષીર વિવેક છે, એ સાંભળે બધાનું। અને જે સત્ય છે તેને સ્વીકારવાનો ગુજરાતનો સ્વભાવ છે અને સ્વભાવના અનુસાર આજે ભારી માત્રામાં બધા મતદાન પણ કરી રહ્યા છે। હું ગુજરાતના મતદાતાઓનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને આપ સૌને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। નમસ્કાર। तो जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी वोट डालने पहुंचे थे वहां पर मौजूद थे हमारे संवाददाता निर्णय कपूर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्णय, प्रधानमंत्री मोदी का वोट करने जाना
और बहुत आम लोगों के बीच पहुंचना, क्योंकि आज जो वोटिंग हो रही है उसमें सबसे प्रमुख है आपके सेंट्रल गुजरात, और सेंट्रल गुजरात में सबसे ज्यादा अर्बन सेंटर्स है, चाहे वो अहमदाबाद हो, गांधीनगर हो या फिर वडोदरा। प्रधानमंत्री मोदी का एक अर्बन सेंटर में जाके वोट करना कितना इंपैक्ट करेगा वहां के वोटर्स पे, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता यही थी फर्स्ट फेज के बाद। बिल्कुल, फर्स्ट फेज में जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत गिरा है, हालांकि देखिए नंबर ऑफ वोट्स जो हैं वो तो पिछली बार के कंपैरिजन में 10 लाख ज़्यादा पड़े हैं, लेकिन क्या होता है कि वोटिंग परसेंट हर बार पॉपुलेशन बढ़ती है जी। इस वजह से वो नंबर्स के टर्म में हम इस तरह से देख रहे हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो है वो करीब 5% के ज़्यादा गिरा है, और ये सभी का कंसर्न है। ये बीजेपी का भी कंसर्न है, ये कांग्रेस का भी, हर एक का कंसर्न है, और प्रधानमंत्री खुद इस बात को लेकर के काफ़ी कंसर्न है कि आखिर वोटिंग गिर क्यों रहा है। लोगों को बाहर निकलना चाहिए, अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन खुद लगातार प्रमोट करता रहता है इन सारी चीज़ों को, इसीलिए मैंने देखा कि उन्होंने खुद इसको एक मिशन की तरह उठाया सेकंड फेज़ के प्रचार में, और जिस तरह से एग्रेसिव प्रचार किया सेकंड फेज़ में, जो रोड शोज़ हुए, मुझे लगता है उसके बाद पूरा माहौल बना होगा, क्योंकि अहमदाबाद एक ऐसा सेंटर है अमित, जो कि कनेक्टेड है पूरे मध्य गुजरात और नॉर्थ गुजरात के साथ। यहाँ जो कोई भी घटना होती है उसका असर सिर्फ अहमदाबाद पे नहीं होता है, अहमदाबाद की 21 सीटों पर नहीं होता है, उसका असर आसपास के ज़िलों की करीब 40 सीटों पर पड़ता है। इसीलिए अहमदाबाद जो है वो गुजरात की राजनीति में एक बहुत ही अहम शहर है, अहम इलाका है, और प्रधानमंत्री भी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि यदि अहमदाबाद को टारगेट किया जाए, अहमदाबाद से अगर एक मैसेज कन्वे किया जाए तो उसका असर पूरे मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात में होगा, और मुझे लगता है वो इस मिशन में काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। अभी जो आप आंकड़े बता रहे थे पहले 1-1.5 घंटे के, अगर उसको अगर हम देखें और उसको एक पैमाना माने, तो मुझे लगता है कि वोटिंग बढ़नी चाहिए, और इसके लिए तमाम प्रयास भी किए गए हैं। हमें पता चला कि संघ की तरफ से भी कई कार्यकर्ताओं को भेजा गया यहाँ पे, ताकि वो बीजेपी के वोटर्स को मोटिवेट कर पाएँ। कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, दूसरी पार्टीज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये फेज़ जो है, इस फेज़ में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग अपक्ष उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं, बिल्कुल, तो वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे अपने वोटर्स को बाहर निकालने की, तो उसका जो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट पड़ेगा वोटिंग पैटर्न पे, मुझे लगता है कि वो थोड़ी ज़्यादा होगी। पिछली बार भी हमने देखा था कि फर्स्ट फेज़ की वोटिंग के कंपैरिजन में सेकंड फेज़ की वोटिंग माइन्यूटली ज़्यादा थी। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन एक चीज जो समझने की बात है कि आखिरकार ये जो अब फेज में, सेकंड फेज में, जैसा कि आप पहले बता रहे थे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि किस तरह से नॉर्थ गुजरात में सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर काफी मायने रखता है, उसी तरह से सेंट्रल गुजरात में जो कास्ट फैक्टर है, खास तौर पे यहाँ पर जो पटेल हो गए, पटेल से ज्यादा ओबीसी में जो आपके ठाकुर आते हैं, जैसे कि जिसमें ठाकुर समुदाय है या फिर दूसरे ओबीसी समुदाय है, ये किस तरह से इस बार के जो सेकंड फेज चुनाव में करेंगे? थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। एक्चुअली मध्य जोन जो है वो बहुत ही पोलराइज्ड है रिलीजियस लाइंस पे जी, और नॉर्थ गुजरात जो है वो एक तरह से पूरी तरह पोलराइज्ड है कास्ट इक्वेशंस पे। ठीक, और मैं आपको बता दूं, यहाँ जो कास्ट इक्वेशंस हैं गुजरात में हमने देखा है, जो कास्ट इक्वेशंस है वो सबसे ज़्यादा प्रिवेल करती हैं नॉर्थ गुजरात और सौराष्ट्र में, और नॉर्थ गुजरात बहुत ही हैवीली डोमिनेटेड है कास्ट के प्रभाव से, और यहाँ पे कई ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, ठाकुर और ओबीसी वोटर्स हैं, दलित वोटर्स हैं। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये जो वोटर्स हैं ये काफी हद तक कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स हैं। पाटीदार जो कि कांग्रेस से विमुख हो गए थे 80 के दशक में, वो आज भी बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। चौधरी वोटर्स डिवाइडेड रहते हैं, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं उनमें थोड़ी नाराजगी है बीजेपी को लेकर के, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रचार के अंत तक उसको काफ़ी हद तक काउंटर करने की कोशिश की गई पार्टी के द्वारा, इसलिए वो क्या स्टैंड लेंगे ये देखना होगा। लेकिन मैंने ये देखा है कि नॉर्थ गुजरात में कास्ट जो है वो बहुत प्रभावी फैक्टर रहता है, उसका कई बार डिसएडवांटेज बीजेपी को हुआ है। बीजेपी वहाँ पे उसकी टैली अमूमन कम रहती है, लेकिन एक बार 2007 में नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त नॉर्थ गुजरात में भी बीजेपी लीड बना पाई थी। क्या वो जो उस वक्त की परफॉर्मेंस थी
वो इस बार भी रिपीट कर पाएगी ये देखना होगा, क्योंकि मेहनत बहुत की जा रही है पार्टी की तरफ से। लेकिन मध्य गुजरात जो है, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।